नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ पीके में। दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और आंसर याद रखिएगा, क्योंकि यही प्रश्न है दोस्तों जो आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलवाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि न्यू वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहे। और दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है, एक एक प्रश्न को दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि सभी प्रश्न आपकी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है दोस्तों आपका, वर्ष 2020 में भारत के किस चिड़ियाघर या जूलॉजिकल पार्क को पहली बार ISO 9001-2015 2001-2015 सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि वर्ष 2020 में भारत के किस चिड़ियाघर को पहली बार ISO 9001-2015 सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा, नेहरू जूलॉजिकल पार्क को। ठीक है, जो कि आपका हैदराबाद में स्थित है। ठीक है ना, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश क्रीड़ा परिषद का नाम क्या है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि मध्य प्रदेश क्रीड़ा परिषद का नाम क्या है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश क्रीड़ा परिषद का जो नाम है वो है दोस्तों मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण। ठीक है ना, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण मध्य प्रदेश क्रीड़ा परिषद का नाम है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है आपको तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस भारतीय लेखक को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल एग्जाम के लिए रट के जाइएगा इसको। ठीक है ना, 9 दिसंबर, ठीक है 9 दिसंबर 2020 को भारतीय लेखक व पत्रकार राजकमल झा को उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, राजकमल झा। मोस्ट IMP क्वेश्चन है, बिल्कुल रट के जाइएगा एग्जाम में। ठीक है ना, समझ में आ गया किसको दिया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 का? राजकमल झा को। और दोस्तों उनको पूछा जाएगा कि किस लिए दिया गया है, तो याद रखिएगा उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए दिया गया है। ठीक है ना, याद रखिएगा। दादर एवं नागर हवेली तथा दमन दीव का कब विलय करके एक केंद्र शासित प्रांत बनाया गया? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि दादर, ठीक है, दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव का विलय करके, याद रखिएगा, 9 दिसंबर 2019 को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। ठीक है ना, याद रखिएगा। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि दोनों केंद्र शासित क्षेत्रों के परस्पर विलय के बाद केंद्र शासित क्षेत्र अब दादर एवं नागर हवेली, दादन एवं दमन एवं दीव हो गया है। ठीक है ना, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसके प्रवाह के कारण, ठीक है, निम्नलिखित में से किसके प्रवाह के कारण एक इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास करती है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि किसके प्रवाह के कारण जो एक इलेक्ट्रोलाइट होती है, इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास करती है। ठीक है, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक और ऋणात्मक आयन। ठीक है ना, धनात्मक और ऋणात्मक आयन के कारण ही इलेक्ट्रिक करंट पास करती है। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2020 में मध्य प्रदेश के किस जिले में देश के पहले दिव्यांग खेल केंद्र का शिलान्यास किया गया है? मोस्ट IMP क्वेश्चन है, बिल्कुल रट के जाइएगा दोस्तों, एग्जाम में अगर आपको पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। याद रखिएगा 26 सितंबर, ठीक है, 26, क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, 6 सितंबर नहीं है। ठीक है ना, 26 सितंबर 2020 में मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में देश व राज्य के पहले दिव्यांग खेल केंद्र का शिलान्यास किया गया। मोस्ट IMP क्वेश्चन है, याद रखिएगा कहां पर किया गया है? ग्वालियर में किया गया है। ठीक है ना, अब तृणों या खरपतवार को हटाने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल होता है? ठीक है, अब तृण या खरपतवार को हटाने के लिए दोस्तों कौन सा उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना इनमें से वो कौन सा है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों तो याद रखिएगा, खरपतवार को कुदाल की सहायता से हटाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट संसद की किस समिति के समक्ष प्रस्तुत करता है?
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन कि कैग नियंत्रक व महालेखा परीक्षक अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट संसद की किस समिति के समक्ष प्रस्तुत करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आपको ये पूछा जाता है तो याद रखिएगा, ये लोक लेखा समिति, ठीक है, लोक लेखा समिति के समक्ष प्रस्तुत करता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और दोस्तों आपको अक्सर पूछा जाता है कि कैग यानी नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, ठीक है ना, के जो मतलब इसकी व्याख्या संविधान के किस अनुच्छेद में मिलती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्याख्या की गई है, ठीक है ना। और दोस्तों याद रखिएगा कि यह देश की लोक निधि का संरक्षक होता है, यह भी आपको याद रखना है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है, ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि जो संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलता है तो याद रखिएगा दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पूरा हो तब तक होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा 6 वर्ष की आयु हो, ठीक है, मतलब 6 वर्ष का कार्यकाल हो पूर्ण या फिर 65 वर्ष की आयु जो पहले निर्धारित हो, ठीक है ना। चलिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 10 है, वीरों का कैसा हो बसंत की रचना किसने की है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी दोस्तों लगातार एग्जाम में रिपीट होता है। वीरों का कैसा हो बसंत की रचना किसके द्वारा की गई है, तो याद रखिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है ये, ठीक है, वीरों का कैसा हो बसंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में निम्न में से किसका प्रावधान करता है। ऑप्शन नंबर ए है, किसी भी व्यक्ति को सभी लोक अधिकारियों द्वारा सभी प्रकार की सूचना की प्राप्ति का, केंद्रीय राज्य व जिला स्तरों पर सूचना आयोग की अपीलीय अधिकरण के रूप में स्थापना, लोक अधिकारियों में पारदर्शिता व जवाबदेहिता। तो दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में जो, ठीक है, निम्न में से जिसका प्रावधान करता है वो ABC तीनों का ही प्रावधान करता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है, दोस्तों आपको पूछा गया है कि मध्य प्रदेश साहित्य परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो दोस्तों याद रखिएगा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यालय स्थित है, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद का, ठीक है। और इसकी स्थापना पूछा जाएगा दोस्तों तो याद रखना है इसकी स्थापना 1954 में हुई थी, ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है, स्थापना आपको पूछी जा सकती है एग्जाम में। हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार पंडित हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार पंडित हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था दोस्तों, तो याद रखिएगा होशंगाबाद में हुआ था, ठीक है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में पंडित हरिशंकर परसाई जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है, ठीक है, आपको दोस्तों महल दिए गए हैं और उनसे उनके स्थान दिए गए हैं, ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा महल कहाँ पर स्थित है और इनमें से आपको कौन सा युग्म असंगत है बताना है, ठीक है ना, मतलब कौन सा गलत है ये बताना है आपको, ठीक है। देखिए दोस्तों, जहांगीर गुजरी महल आपका ग्वालियर में स्थित है, बिल्कुल सही है, ठीक है, गुजरी महल जो है आपका कहाँ स्थित दोस्तों, ग्वालियर में स्थित है। गिन्नौरगढ़, ठीक है, गिन्नौरगढ़ जिला जो है दोस्तों वो आपका कहाँ पर स्थित है, रायसेन में स्थित है, बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों इसका जो निर्माण है, ठीक है ना, वो महाराजा उदय वर्मन ने करवाया था, ये भी आपको याद रखना है, गिन्नौरगढ़ जिले का जो निर्माण है वो उदय वर्मन ने करवाया था, ठीक है ना, याद रखिएगा। दोस्तों मोती महल आपका मंडला में है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों आपका जो बच गया जहांगीर महल, ठीक है, जहांगीर महल जो है ये चंदेरी में स्थित नहीं है, ठीक है ना, याद रखिएगा। जहांगीर महल जो है दोस्तों ये आगरा में स्थित है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और आगरा किले में स्थित इस जहांगीर महल का निर्माण जो है दोस्तों वो अकबर ने करवाया था, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। केन्या आश्रम की स्थापना किस समाज सेवी द्वारा की गई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि केन्या आश्रम की स्थापना किस समाज सेवी द्वारा की गई थी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखिएगा दोस्तों कांताबेन त्यागी के द्वारा की गई थी, ठीक है ना, याद रखिएगा कांताबेन त्यागी ने इसकी स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मारिया आदिवासियों के नाम से जाना जाता है। आपको बताना दोस्तों कि कौन सा क्षेत्र है जो
मारिया आदिवासियों के नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश का पातालकोट क्षेत्र, मध्य प्रदेश का पातालकोट क्षेत्र जो है दोस्तों वो मारिया आदिवासियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। डॉक्टर ग्रियर्सन किस बोली को दक्षिणी राजस्थानी बोली कहते हैं? आपको बताना दोस्तों कि डॉक्टर ग्रियर्सन जो है, ठीक है ना, वो निमाड़ी बोली को दक्षिणी बोली कहते हैं। याद रखिएगा, ठीक है, निमाड़ी बोली को दक्षिण राजस्थानी बोली कहते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाता है आपको तो पता होना चाहिए। ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन को दोस्तों आपको एग्जाम में सही करना होता है, आपको सिलेक्शन मिलता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? आपको बताना दोस्तों कि जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इनमें से जो जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वह है दोस्तों आपका पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जैव विविधता का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वह है पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। 19 नंबर क्वेश्चन है, किसके प्रयोग के द्वारा धातु की उच्च शुद्धता की प्राप्त की जा सकती है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि किसके प्रयोग से धातु की उच्च शुद्धता, ठीक है ना, उच्च शुद्धता प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा कि धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त करने के लिए विद्युत अपघटनी अपचयन, ठीक है, विद्युत अपघटनी अपचयन विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, इस विधि द्वारा जो अधिक सक्रिय धातु रहती है उनको अयस्क से सीधे अपचयन करते हैं। ठीक है, चलिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, विद्युत अपघटनी अपचयन। ठीक है ना, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में सम्मिलित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग के सदस्य के रूप में सम्मिलित प्रथम महिला कौन थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। जो प्रथम महिला थी वो थी श्रीमती हंसा मेहता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, श्रीमती हंसा मेहता थी। ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रथम मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ? ठीक है, प्रथम मध्य प्रदेश पंचायती राज कब अधिनियम कब पारित हुआ था दोस्तों? तो याद रखिएगा, ये पारित हुआ था आपका सन 1962 में। ठीक है ना, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको याद रखना है। ठीक है, कि प्रथम मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम वर्ष 1962 में पारित हुआ था, जिसके आधार पर सामान्य निर्वाचन कराए गए थे। ठीक है, और दोस्तों राज्य में जिला पंचायत का चुनाव पहली बार कब हुआ था? अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा, जिला पंचायत का जो चुनाव है मध्य प्रदेश में पहली बार 1971 में हुआ था। ठीक है, और पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1962, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है दोस्तों? वो है आपका इंदौर। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार इंदौर जो है वो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। शंकर लक्ष्मण का संबंध किस खेल से है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि शंकर लक्ष्मण का संबंध किस खेल से है? ये क्वेश्चन भी दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि शंकर लक्ष्मण का जो संबंध है दोस्तों वो है हॉकी से। ठीक है ना, याद रखिएगा, हॉकी से संबंधित खिलाड़ी हैं शंकर लक्ष्मण। ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन के हर समय चालू रहने से क्या होता है अथवा हो सकता है? यह 24/7 सेवा प्रदान करता है, बाहरी हैकरों द्वारा हमला करना आसान हो सकता है, यह उपयोगकर्ताओं की असीमित संख्या को सपोर्ट करता है, यह अधिक प्रभावित होता है। ठीक है, तो दोस्तों जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से बताना है दोस्तों आपको कि DSL के हर समय चालू रहने से क्या हो सकता है अथवा क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसके, ठीक है, हमेशा चालू रहने से क्या होता है कि बाहरी जो हैकरों द्वारा हमला करना आसान हो सकता है। ठीक है ना, याद रखिएगा दोस्तों कि DSL के हर समय ऑन रहने से इसमें बाहरी हैकर्स द्वारा हमला करना आसान हो सकता है। ठीक है ना, दोस्तों DSL जो है ना एक लोकप्रिय ब्रॉडबैंड कनेक्शन है जिसमें इंटरनेट एक्सेस डिजिटल डाटा को लोकप्रिय टेलीफोन नेटवर्क के तारों द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं।
विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, याद रख के जाइएगा बिल्कुल एग्जाम में। 7 जून को मनाया जाता है। दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें ये दोस्तों क्वेश्चन ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून। मध्य प्रदेश में कपास की खेती के लिए प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। आपको बताना दोस्तों कि मध्य प्रदेश में कपास की खेती के लिए, ठीक है, कपास की खेती के लिए जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है वो कौन सा है? ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, वो है आपका निमाड़ का मैदान। ठीक है, निमाड़ का क्षेत्र जो है वो कपास की खेती के लिए प्रमुख है। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 दिसंबर 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा घोषित क्रिकेट की दशक की टेस्ट टीम का कप्तान किसे घोषित किया गया? ठीक है, आपको बताना है क्रिकेट की दशक की टेस्ट टीम का कप्तान किसे घोषित किया गया। अगर एग्जाम में आपको पूछा जाता है दोस्तों तो याद रखिएगा। ठीक है, किसे किया गया था? दिसंबर 2020 में आईसीसी द्वारा घोषित दशक की टेस्ट टीम का पुरुष का कप्तान दोस्तों विराट कोहली को घोषित किया गया। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए, विराट कोहली आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। दिसंबर 2020 में किस भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी को नेशन एंड डोपिंग एजेंसी नाडा ने डोपिंग के आरोप में 2 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया? ठीक है, कर दिया है। आपको बताना है कि वो कौन है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों कि 24 दिसंबर, ठीक है, 24 दिसंबर 2020 को नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा ने भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी सतनाम सिंह भामरा को डोपिंग के लिए 2 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सतनाम सिंह। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? आपको बताना दोस्तों कि भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, वर्ष 2008 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है ना, याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय खाद्य संरक्षा मानव प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु और भोपाल। दोस्तों भारतीय खाद्य संरक्षा मानव प्राधिकरण का जो मुख्यालय है वो दिल्ली में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, दिल्ली में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपको बताना है राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ये की गई थी वर्ष 1993 में। याद रखना है आपको, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना अगर आपको पूछा जाए तो वर्ष 1993 में की गई थी। आपको याद रखना है। ठीक है, बिल्कुल नहीं भूलना, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिसंबर 2020 में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई T20 सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब किस खिलाड़ी को मिला? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपकी आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको जरूर पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। याद रखिएगा कि दिसंबर 2020 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो खेली गई थी T20 सीरीज, उसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज का जो खिताब है दोस्तों वो हार्दिक पांड्या को मिला था। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, हार्दिक पांड्या। मध्य प्रदेश महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? आपको बताना है मध्य प्रदेश महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, वर्ष 1998 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, वर्ष 1998 में मध्य प्रदेश महिला आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। न्यू मध्य प्रदेश विमेंस हॉकी एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों, न्यू मध्य प्रदेश विमेंस हॉकी एसोसिएशन का जो मुख्यालय स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा ये कहाँ पर स्थित है। देखिए ये क्वेश्चन भी दोस्तों एग्जाम में आपको जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो अगर एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा इसका जो मुख्यालय है वो है भोपाल में। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, भोपाल। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित अधिनियमों में से किस अधिनियम के परिणाम स्वरूप बर्मा, ठीक है, जो कि अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है, भारत से अलग हुआ? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी लगातार एग्जाम में रिपीट होता है कि निम्नांकित अधिनियमों में से किस अधिनियम के परिणाम स्वरूप बर्मा जो है दोस्तों भारत से अलग हुआ? तो वो है दोस्तों, याद रखिएगा अगर एग्जाम में पूछा जाता है आपको तो, ठीक है ना, अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार बर्मा, ठीक है, भारत
के शासन से पृथक कर दिया गया था। ठीक है ना, याद रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। 36 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम किसका उल्लेख करता है? ठीक है, संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम किसका उल्लेख करता है? ABCD में से आपको बताना है। तो दोस्तों याद रखिएगा, राज्य वित्त आयोग के कार्य का उल्लेख करता है। ठीक है, संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम, ठीक है, राज्य वित्त आयोग के कार्यों का उल्लेख करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण में सबसे अधिक सहायक श्रव्य कौशल है? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण में सबसे अधिक सहायक श्रव्य कौशल है। तो याद रखिएगा दोस्तों, वो है आपका सक्रिय श्रव्य। ठीक है, सक्रिय श्रव्य जो है दोस्तों, वो संप्रेषण में सबसे अधिक सहायक होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें दोस्तों हम सक्रिय रहकर ठीक से सुन व समझ रहे होते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। जय विलास महल राज्य के किस जिले में स्थित है? आपको बताना दोस्तों कि जय विलास महल राज्य के किस जिले में स्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित है, जय विलास महल। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो। ठीक है ना, और दोस्तों इस महल का निर्माण जो है वो ग्वालियर रियासत के महाराजा जयाजी राव सिंधिया द्वारा 1874 में कराया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, 1874 में कराया गया था। किसके द्वारा? जयाजी राव सिंधिया के द्वारा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश उद्योग निगम द्वारा संचालित हाट अथवा एम्पोरियम का नाम क्या है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश उद्योग निगम मृगनयनी के नाम से 10 एम्पोरियम संचालित करता है। ठीक है, किसके नाम से? मृगनयनी का नाम है। एम्पोरियम का नाम क्या है? मृगनयनी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में ये रिपीट होता है। नगर निगम के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? ये भी क्वेश्चन दोस्तों लगातार रिपीट होता है। याद रखिएगा कि नगर निगम के जो सदस्य रहते हैं उनका चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा होता है। ठीक है ना, और दोस्तों नगर निगम का जो प्रमुख होता है उसे महापौर कहा जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। ठीक है, नगर निगम के सदस्यों का चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा होता है। मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? 41 नंबर क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिदेशक दोस्तों BP दुबे थे। ठीक है, याद रखिएगा, BP दुबे थे, याद रखिएगा। और दोस्तों यह राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है। ठीक है ना, कौन सा? पुलिस महानिदेशक। राज्य में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के तहत कितने शहरों का चयन किया गया था? ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि दिसंबर 2005, ठीक है, दिसंबर 2005 से चलित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के अंतर्गत दोस्तों 4 प्रदेश, ठीक है, सॉरी, प्रदेश के 4 शहर जो है उनका चयन किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। और वो शहर कौन कौन से थे दोस्तों? वो थे उज्जैन, इंदौर, भोपाल और जबलपुर। ठीक है ना, याद रखना है आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। लालिमा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है दोस्तों, लालिमा अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है वो बच्चों, महिलाओं और बालिकाओं तीनों को ही रक्त अल्पता यानी एनीमिया से मुक्ति दिलाना है। ठीक है, याद रखिएगा, लालिमा अभियान का मुख्य उद्देश्य है, बिल्कुल रट लीजिए इसको, एग्जाम में जरूर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लालिमा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चों, महिलाओं और बालिकाओं, ठीक है, इनको एनीमिया यानी रक्त अल्पता से मुक्ति दिलाना इसका उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इस योजना की शुरुआत मोस्ट टाइम है, याद रखना है आपको, 1 नवंबर 2016 से की गई। ठीक है, 1 नवंबर 2016 से इस अभियान की शुरुआत की गई थी। 44 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा दोस्तों, लोकेश्वर सिंह पंता इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है ना, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बिल्कुल रट लीजिएगा। मध्य प्रदेश में कौन सी मृदा सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि मध्य प्रदेश में कौन सी मृदा जो है सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है। तो वो है दोस्तों आपकी काली मृदा। ठीक है, मध्य प्रदेश में काली मृदा का जो विस्तार है दोस्तों सर्वाधिक क्षेत्र में मिलता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, काली मृदा। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। आपको बताना दोस्तों कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की जो नीति है वो किससे संबंधित है। एग्जाम के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों याद रखिएगा, सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति जो है दोस्तों वो वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित है।
ठीक है, याद रखिएगा वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि अंतरिम सरकार में रेल मंत्रालय का जो कार्य है वो अरुणा आसफ अली के पास था। ठीक है ना, याद रखिएगा अरुणा आसफ अली के पास रेल मंत्रालय का कार्य था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। वर्ष में ग्रीष्म तथा शीत ऋतु के होने का कारण क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, आपको बताना है कि वर्ष में ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु के होने का जो प्रमुख कारण है वो बताना है आपको। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा कि वर्ष में ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु होने का जो प्रमुख कारण है वो पृथ्वी का अपने अक्ष पर परिक्रमण करना है। ठीक है, याद रखिएगा पृथ्वी का अपने अक्ष पर परिक्रमण करना है इसका मुख्य कारण। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी का अपने अनंत अक्ष पर परिक्रमण करना है। ठीक है ना। मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना दोस्तों कि मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा दोस्तों ये हुई थी आपकी 13 जून 2011 में। ठीक है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बिल्कुल रट के जाइएगा। 13 जून 2011 को मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण की स्थापना हुई थी। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल निचय है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा निचय है, तो वो है दोस्तों आपका मन्नार की खाड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।